मित्रों नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा प्रकरण भाग 8 की चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने 7 भागों पर चर्चा कर लिया है और आज हम जो है इस प्रकरण में आगे बढ़ेंगे और यह आपके यूपीएससी फर्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 में जो संज्ञा टॉपिक लगा है उससे रिलेटेड है। जैसे ही संज्ञा से संबंधित सूत्र जो है समाप्त होंगे, फिर इनसे संबंधित यूपीएससी में आए हुए लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे और आंसर राइटिंग भी आपको बताएंगे कि अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए। एक बात, दूसरी बात, अन्य उसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो है जिनकी आने की संभावना होती है, जो बन सकते हैं, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए जो है आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखिए, इन विषयों को देखिए और अपने साथियों तक इन विषयों को शेयर करिए, अर्थात चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आइकॉन बेल को जरूर दबाइए और जो भी सुझाव हो साथियों वो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिख कर भेजिए। आइए हम लोग सीधे विषय पर चलते हैं और यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट पूरा दिया गया है, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ है या मैं कैसे संपर्क कर सकता हूँ, तो संपर्क जो सूत्र है यहाँ पर है। आइए देखिए, संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, एक प्रश्न आता है का संहिता संज्ञा या संहिता विधायक सूत्रम, इस तरीके से प्रश्न आता है। तो आपको यह देखना है कि संहिता संज्ञा का सूत्र क्या है। तो सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ होगा वर्णों की या वर्णों के अत्यधिक सामीप्य को या वर्णों के अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। या दूसरे तरीके से कहना चाहे तो वर्णों की अत्यधिक समीपता संहिता संज्ञा होती है, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है, इससे अधिक नहीं है। मध्वत्र एक उदाहरण दे देना है। देखिए ये बहुत अधिक विस्तार हो सकता है, परंतु मैं विस्तार में नहीं जाता हूं, तो इसलिए इस पे मत ध्यान देना कि जो है सर तो विस्तार में नहीं जा रहे हैं। आपके लिए जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक चीजों को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूं। जो आपके लिए आवश्यक ना हो उस पे मैं नहीं जाता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां समीपता का अर्थ है कि दो वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान, अर्ध मात्रा से कम का व्यवधान हो, कम का गैप हो, तो वह क्या होता है? उसी को समीपता कहते हैं। पर शब्द का, यहां पर हमने कहा तो उसका अर्थ क्या है? पर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। तो समीपता में श्रेष्ठत्व, अतिशयता ही हुआ करता है। अतः पर का अर्थ अतिशयित किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये संहिता की जरूरत कहां पड़ती है, ये बार बार विचार आपके मन में आएगा, आखिर इसकी आवश्यकता क्या है। जब हम संधि करते हैं तो बिना संहिता के संधि नहीं होती है, ये आप जान लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं ना इको यणचि, अर्थ हुआ संहिता के विषय में। हमारे सिद्धांत कौमुदीकार आचार्य भट्टोजी दीक्षित कहते हैं सीधा कि संहिता के विषय में इक के स्थान पर यण होता है अच परे होने पर, ठीक है। बहुत सारी आपको सामान्य पुस्तकों मिल जाएगा कि भाई इक के स्थान पर, इक के पश्चात अच हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है, सॉरी। तो इस तरीके से होगा, परंतु जो इसका शास्त्रीय पक्ष है वह यह है कि संहिता के विषय में, अर्थात यदि आपको संधि करनी है तो संहिता बहुत ही आवश्यक है। बिना संहिता के संधि नहीं हो सकती। इसलिए इसके अन्य एक स्वरूप को कह लीजिए, मतलब अन्य रूप में संधि कह लीजिए, तो संहिता भी उसे कहा जा सकता है, ठीक है।
तो ये रही। अब आपने देखा कि संहिता सन्निकर्ष का अर्थ क्या हुआ कि वर्णों की समीपता, और परा का अर्थ है अतिशयिता, अत्यधिक, जिसको आप अत्यधिक कहते हो, अति कहते हो। अब समीपता का भी अर्थ हमने बता दिया कि दो वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान, अर्ध मात्राधिक काला व्यवधाना भाव। ठीक है। अब इस तरह से दो वर्णों के बीच अर्ध मात्रा से ज्यादा काल का व्यवधान ना हो तो उसे अतिशयितः सन्निधि कहते हैं, और उसी की संहिता संज्ञा होती है, जिसमें अर्ध या आधी मात्रा, मतलब जब दो वर्ण आए तो उनके बीच में अर्ध मात्रा से अर्थात आधी मात्रा से ज्यादा काल का व्यवधान ना हो, इससे अधिक समय का व्यवधान ना हो। ठीक है ना, मतलब इससे कम हो, दो वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान हो तभी संहिता होगी, और संहिता जहां होती है वहां संधि होती है। ठीक है। देखिए, इसलिए कहा भी जाता है कि संहिता संज्ञा वहां होगी जहां संधि किए जाने वाले वर्ण आपस में अत्यंत नजदीक बैठे हों। जैसे राम और जमा अवतार कहें तो राम में अंतिम में क्या है, मां में जो आ है, और अवतार के आदि में मतलब पूर्व में या प्रारंभ में जो आ है, उन दोनों आ के अत्यंत समीप में है, अत्यंत ये समीप में है। तो इन दो वर्णों के बीच उच्चारण में अर्ध या आधी मात्रा से कम का व्यवधान होता है, अतः दोनों आकारों की आपस में संहिता हो जाती है। ठीक है ना। अब यहां देख सकते हैं कि हमने जो है मध्वत्र दिया है, अगर अलग अलग करेंगे तो मधु जमा अपि, अत्र, मधु जमा अत्र, मध्वत्र, यहाँ आपकी यण संधि है। अब देखिए यहाँ पर उकार मधु किए तो मधु में धा में उ है, तथा अत्र में पूर्व में आ है, तो इनकी क्या है, अत्यधिक निकटता है, अत्यधिक समीपता है, और इनकी संहिता संज्ञा हो गई, और संधि सूत्र कौन हुआ, इको यण से यहाँ पर क्या हुआ, यण संधि हो गई। तो कहने का क्या तात्पर्य है, अत्यधिक समीपता से अभिप्राय मैंने आपको बता दिया कि दो वर्णों के मध्य अर्धमात्रा या इससे कम काल का व्यवधान होना ही क्या कहा जाता है, अत्यधिक समीपता। अब देखिए, अब मैं सीधा इस पे आता हूं कि संहिता कहां कहां संहिता होती है, मतलब आवश्यक होती है, और कहां कहां पर ऐच्छिक होती है, मतलब अपने मन मुताबिक लगा लेना। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि संहिता की नित्यता या अनित्यता के विषय में निम्न कारिका के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि जहां जहां पर संहिता का अधिकार है वहां पर संहिता संज्ञा होने पर ही संधि होती है, और वह संधि नित्य भी अनित्य भी दोनों हो सकती है। इस विषय में सिद्धांत कौमुदीकार कहते हैं कि संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम विवेक्षते। संहितैक अलग अलग करेंगे, संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गये, मतलब धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम विवेक्षते। ठीक है ना, अर्थात एक पद में संहिता नित्य से होती है, अर्थात हमेशा होती है। ठीक है ना, एक पद में संहिता एक पदे, संहिता एक पद में नित्य होती है। इसी तरह धातु व उपसर्ग के बीच संहिता नित्य होती है। धातु उपसर्गयो नित्या धातु उपसर्गयो, तो धातु व
या धातु और उपसर्ग के बीच संहिता नित्य होती है। फिर करें नित्य समास से, समास होने पर भी संहिता नित्य होती है, किंतु वाक्य सा, किंतु वाक्य जो वक्ता के अधीन होता है इसमें संहिता वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। अर्थात यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि संहिता होगी, यह वक्ता के इच्छा पर निर्भर करता है। तो आपने देखा कि संहिता कहाँ कहाँ नित्य होती है, एक पद में, धातु उपसर्ग में और समास में। वाक्य में संहिता जो है वह वक्ता की इच्छा पर या कहने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। आइए आगे चलते हैं। आपको बस इतना लिखना है, वर्णों के अत्यधिक या वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला सूत्र देखते हैं, गोत्र संज्ञा। वैसे संहिता संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, गोत्र संज्ञा ये सब सामान्य है, परंतु देखिए आपके सिलेबस में तो आ सकता है, इसलिए मैं इन सब पे चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए गोत्र संज्ञा सूत्र है, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। अर्थ देखिए, पौत्र तथा उससे आगे सभी अपत्य की गोत्र संज्ञा होती है। इसका डिटेल में थोड़ा और डिटेल में देखिए। जब पौत्र किसे कहते हैं, पुत्र के पुत्र को। अपत्य का अर्थ है संतान के रूप में कहना अभीष्ट हो। जब पौत्र को अपत्य अर्थात संतान के रूप में कहना अभीष्ट हो तो उसकी गोत्र संज्ञा होती है। ठीक है। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है कि जब पौत्र प्रपौत्र आदि पीढ़ियों को अपत्य अर्थात संतान के रूप में कहने की अपेक्षा हो, आवश्यकता हो, तो उनकी गोत्र संज्ञा की जाती है। इस तरह पौत्र आदि गोत्रापत्य हो जाते हैं और गोत्रापत्य अर्थ में आगे प्रत्यय आदि हो जाएंगे। ठीक है। अपत्य शब्द का प्रयोग पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि सभी में होता है, किंतु गोत्रापत्य पौत्र आदि ही होते हैं। यदि पौत्र प्रपौत्र अर्थात तीसरी चौथी पीढ़ी की संतान को भी अत्यप कहना अभीष्ट हो तो उसकी गोत्र संज्ञा की जाती है। बस इतना समझिए कि पौत्र और तथा उससे आगे सभी अपत्य की गोत्र संज्ञा होती है। अपत्य का अर्थ है संतान। ठीक है। आगे देखिए, उसका कोई उदाहरण नहीं है शास्त्र में। युवा संज्ञा। युवा संज्ञा, जीवति तु वंशे युवा, जीवति तु वंशे युवा, जीवति तु वंशे युवा, यह इसका सूत्र है। अर्थ है वंश में होने वाले पिता पितामह आदि के जीवित रहते पौत्र आदि के अपत्य संतान की, पौत्र आदि के संतान की क्या होती है, युवा संज्ञा होती है। उदाहरण गोत्रापत्य। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, वंश में होने वाले पिता पितामह आदि के जीवित रहते पौत्र आदि के अपत्य की युवा संज्ञा होती है। थोड़ा विस्तार देखिए इसका, डिटेल में व्याख्या देखिए। करें, वंश में होने वाले पिता पितामह आदि के जीवित रहते पौत्र आदि का अपत्य अर्थात चतुर्थ आदि पीढ़ी स्थित हो तो उसकी युवा संज्ञा होती है, ना कि गोत्र संख्या। मतलब ये सब जीवित हों, पिता जीवित हों, पिता के पिता जीवित हों, और आदि के जीवित रहते पौत्र आदि और उनके पौत्र आदि भी रहें तो उनकी युवा संज्ञा होती है। और यह सूत्र जो है ना गोत्र संज्ञा का अपवाद है। वंश में मूल पुरुष अर्थात जिससे हम पीढ़ियों की गणना कर रहे हैं उसका पुत्र दूसरी पीढ़ी अपत्य मात्र, उसका पुत्र तीसरी पीढ़ी गोत्रापत्य, उसका भी पुत्र चौथी पीढ़ी युवापत्य हो जाता है। किंतु युवापत्य में मूल पुरुष अर्थात प्रथम पीढ़ी का जीवित होना आवश्यक है। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह हुआ कि मूल पुरुष के रहते चौथी पीढ़ी चौथी पांचवी आठ पीढ़ियों की युवा संज्ञा मानी जाती है। मतलब कई पीढ़ियां जो है जीवित हो तो चौथी पांचवी जो पीढ़ी है उसे उसकी युवा संज्ञा होती है। ठीक है। आगे देखते हैं।
आम्रेडित संज्ञा क्या है? आम्रेडित संज्ञा। सूत्र है तस्य परमाम्रेडितम। किम सूत्रमस्ति? अत्र तस्य परमाम्रेडितम, परमाम्रेडितम। यह आम्रेडित संज्ञा का सूत्र है। यह भी थोड़ा महत्वपूर्ण ही है। अर्थ क्या हुआ? द्वित्व किए हुए के पर माने पश्चात बाद वाले शब्द की आम्रेडित संज्ञा होती है। द्वित्व कोई शब्द है उसका दो बार कर दिए उसे तो उसमें जो बाद वाला शब्द है उसी की आम्रेडित संज्ञा होती है। जैसे चौर चौर है, ये जो बाद वाला चौर है इसी का आम्रेडित संज्ञा होगी। ठीक है, आइए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। द्वित्व क्या हुआ? द्विरुक्ति, दो बार बोलना में जो दो रूप बनते हैं उनमें से जो दूसरा रूप है या द्वितीय रूप जो है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। ठीक है, अब आपने चौर चौर देख ही लिया, या पटत पटत इति, यह भी जो है इसमें जो बाद वाला है वह जो है उसकी क्या हुई? आम्रेडित संज्ञा हुई। तो साथियों, इस प्रकार से इन संज्ञा सूत्रों को आप विधिवत तैयार करिए। जो भी समस्या हो हमसे संपर्क करिए हमारी संस्था से। और आगे हम लोग ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था जल्दी करने वाले हैं, तो आप लोग गंभीरता पूर्वक इसकी तैयारी कीजिए। जो भी समस्या हो वह समस्या हमसे साझा करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महान कार्य की तरफ अग्रसर हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।